नमस्कार, सुप्रभातम, स्वागतम, वंदनम और अभिनंदनम। आप सभी दर्शकों का पौनः पुन्येन स्वागत है। भारत के गौरवपूर्ण संस्कारों, ज्ञान एवं संस्कृति से जुड़े आपके अपने प्रिय कार्यक्रम सुप्रभातम में मैं हूं आपके समक्ष उपस्थित गवीश द्विवेदी। कार्यक्रम में आज क्रमानुसार जानेंगे आज का पंचांग, सुनेंगे प्रेरणादायक सुभाषित, साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित होगा वृत्त विशेष, योग और स्वास्थ्य के सरल उपाय और सीखेंगे संस्कृत भाषा के द्वारा शब्दों की शुद्धता को। तो आइए सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ आज की इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत कर लेते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले जान लेते हैं आज के वार, तिथि, नक्षत्र आदि को, जो हमारे कार्यों को दिशा देते हैं। यह वह प्राचीन विज्ञान है जो हमें समय के साथ समन्वय सिखाता है। आइए देखते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, धनिष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करम भुवनेश्वरम। सूर्य हम सबको प्रकाशित करता है और प्रकाश हर तरह के अंधकार का विनाश करता है। अंधकार या तमस का नाश ही प्राणियों के लिए उपकारक कहा गया है। इसके लिए निरंतर चलने की आवश्यकता होती है और इस सूर्य भी हमें निरंतर गति करने के लिए ही प्रेरित करता है। इसी क्रम में आइए सुभाषित रूप में देखिए यह मंत्र और जान लीजिए इसके भावार्थ को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं में। चरैवेति चरन् वै मधुविन्दति सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं न ममारे न जीर्यति। चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। सतत कर्मशील व्यक्ति ही प्रगति का मीठा फल प्राप्त करता है। सूर्य की महानता को देखो, वह बिना थके और बिना क्षीण हुए संसार को अपनी ऊर्जा से निरंतर प्रकाशित करता है। Keep moving, keep advancing. Only a consistently diligent person can taste the sweetness of progress. Look at the greatness of the sun. It tirelessly and endlessly illuminates the world with its energy. संस्कृत का विशाल साहित्य अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसमें विद्यमान सुभाषित भारतीय मनीषियों के ऐसे सुवचन हैं जिनमें व्यवहार, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व बंधुत्व संबंधी अनेक शाश्वत जीवन मूल्य विद्यमान है। इस दृष्टि से उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, चाणक्य नीति, विदुर नीति, शुक्र नीति आदि ग्रंथ विशेष रूप से देखे जाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज एक ऐसे विशेष सूक्ति पर ही आधारित हम देखेंगे यह विशेष रिपोर्ट। संस्कृत साहित्य युग हो अथवा वैदिक युग, दोनों ही युगों में विभिन्न वचन कहे गए जो अत्यंत ही सुंदर और आदर्श थे, जिसके कारण ये वचन आगे चलकर सूक्तियों में बदल गए और वो सूक्तियां निरंतर लोगों को जागृति प्रदान करती रहीं, उन्हें उत्साहित करती रहीं। सूक्ति शब्द का अर्थ है सुंदर उक्ति, अर्थात सुंदर अथवा आदर्श विचार। व्यक्ति के भाग्य और व्यक्ति के कार्य दोनों में प्रतिद्वंद्विता हो तो वास्तव में मनुष्य कार्य के बल पर ही आगे बढ़ता है। वैदिक युग का एक इसी प्रकार का वचन है जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भगश्चरैवेति। अर्थात बैठे हुए मनुष्य का भाग्य भी बैठा रहता है, अर्थात रुक जाता है। इसके विपरीत जो उठकर खड़ा होता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है।
जो सोता रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है और जो चलता रहता है उसका भाग्य भी विचरण करता है। अतः चलते रहो। उद्यमशील मनुष्य को ही भाग्य का साथ मिलता है। प्रत्येक युग में इस प्रकार के पुरुषार्थ को महत्व देने वाली सूक्तियों से प्रेरणा मिली है। भाग्य और पुरुषार्थ के संबंध में न जाने कितने प्रकार की विचारधाराएं। पुरुषार्थ कहता है कि नहीं, मैं भाग्य के संपूर्ण कार्यों को बदल सकता हूं, मेरे में सामर्थ्य है। वो पीछे चलता है और मैं आगे। भाग्य को कैसे चलना है ये मैं अर्थात पुरुषार्थ निर्धारित करता हूं। अगर मैं चलने लगा तो ये निश्चित है कि उसके पीछे भाग्य को चलना ही है, मेरे वश में है वो। अगर मैं दौड़ने लगा तो ये पक्का है कि मेरे पीछे चलने वाला जो भाग्य है वो दौड़ेगा ही। इस प्रकार की धारणा भावना इससे कही गई है। अपने देश के विशाल इतिहास में इस प्रकार की भावना नहीं तो काम किया है। जितने आविष्कार हुए हैं, जितनी प्रगति हुई है, वो सब इस प्रकार के धारणा से हुई है। भाग्य के कार्य को पुरुषार्थ निर्धारित करता है। भाग्य पुरुषार्थ के नियंत्रण में है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुशलता पूर्वक पुरुषार्थ करने को ही महत्व दिया है। पुरुषार्थ अथवा परिश्रम को सांख्य दर्शन में भी महत्वपूर्ण बताया गया है। अपने देश में पुरुषार्थ के सबसे बड़े प्रवक्ता गीता में भगवान श्री कृष्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण ने ये योग की परिभाषा बदल दी। योगः कर्मसु कौशलम। काम भी करे और काम करने के साथ साथ उसमें स्किल आए, इतना बढ़िया काम करे पुरुषार्थ करे, उसमें स्किल आए, इसमें कौशल आए, वो है सबसे बढ़िया योग। योगः कर्मसु कौशलम, इस बात का उद्घोष करने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषार्थ के संबंध में ये कहा कि पुरुषार्थ, चाहे वो महाभारत का युद्ध हो अथवा कोई भी काम करना हो, जीवन में किसी भी प्रकार की प्रगति, जीवन के प्रत्येक सोपान में किसी भी प्रकार की प्रगति करनी हो तो उसके लिए पुरुषार्थ होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा के विशाल सनातन ग्रंथों में भाग्य और पुरुषार्थ में से पुरुषार्थ को ही अत्यधिक महत्व दिया गया है। जीवन के प्रत्येक सोपान में प्रगति और सफलता के लिए पुरुषार्थ को ही आवश्यक बताया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय हो चला एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं।
जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विराम के पश्चात आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में अब बात स्वास्थ्य की। यह तो हम जानते ही हैं कि देश के अनेक हिस्सों में सर्दी बढ़ गई है। तो आइए जान लेते हैं कि सर्दियों के मौसम में हमारी त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है और सर्दियों में हमें कैसे अपनी त्वचा का ध्यान रखना है। हमारी त्वचा शरीर का बाहरी आवरण है। त्वचा बाहरी तत्वों के संपर्क में अधिक रहती है, इसलिए त्वचा पर अधिक प्रभाव होता है। अधिक ठंड, प्रदूषण, धूल, मिट्टी के कण और तापमान, ये सभी कारक त्वचा को प्रभावित कर सकते हैं और समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। विंटर्स में ह्यूमिडिटी नहीं रहती है, एटमॉस्फेयर में जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है और हम गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हीटर्स के सामने बैठ रहे हैं, आर्टिफिशियल हीटिंग रूम्स में लगाते हैं, तो ये सब जो वजह बन जाती है जिससे कि त्वचा की नमी सूखने लगती है और त्वचा खुश्क पड़ने लगती है। जैसे जैसे तापमान घटता है और सर्दी बढ़ती है, वैसे ही त्वचा की समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। सर्द मौसम और शुष्क हवा त्वचा की नमी चुराकर उसे रूखा और बेजान बना देती है और त्वचा की कई समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। सर्दी जैसे आती है तो त्वचा सबसे पहले तो खुश्क होनी शुरू होती है। अगर हम अपना उसके ऊपर हाथ अगर हम फैलाएं, त्वचा को टच करें, तो उस पर हमें खुश्की और रूखापन महसूस होगा, जिसे हम ड्राई स्किन बोलते हैं। और उसमें कुछ कुछ चेंजेस भी आते हैं जो कि हम देख सकते हैं, और वो चेंजेस होते हैं कि त्वचा की जो एक नॉर्मल एक कलर है उससे वो थोड़ी सी पीली या सफ़ेद सी नज़र आती है, उसमें थोड़ी लाइनें ज़्यादा नज़र आती हैं, स्किन मार्किंग्स बढ़ जाती हैं, सफ़ेद छिलका आ सकता है। और जब सफ़ेद छिलका दिखता है तो दैट मीन्स कि त्वचा बहुत ही खुश्क हो गई है। खुश्क त्वचा में खुजली शुरू होगी और खुजाने से त्वचा के ऊपर एक्जिमा बन सकता है, जो कि सिर्फ खुजाने की वजह से बन जाता है। उसमें लाली आ सकती है, उसमें डिस्चार्ज हो सकता है, दाने पड़ जाते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ सकता है। एक तो ये हुआ एक्जिमा। दूसरा है कि अगर कट्स पड़ गए हैं रूखी त्वचा में, जो कि ज़्यादातर हाथों और पैरों में देखने में आता है हाउस वाइफ्स में, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि वो गर्म पानी, साबुन, डिटर्जेंट्स में हाथ डालती हैं, तो उससे जो त्वचा है कट फट जाती है, उसमें फिशर्स पड़ जाते हैं और इन फिशर्स में बहुत दर्द होता है। और साथ ही साथ कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया भी इसमें चला जाता है और उसमें पस भी पड़ जाती है, तो ये बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। ऐसे ही एक्जिमा भी, उसमें इन्फेक्शन हो सकती है। सर्दियों के मौसम में त्वचा का रूखापन, होठ और त्वचा का फटना, त्वचा पर चकत्ते, बालों में रूसी, एड़ियों की त्वचा का फटना, हाथों व पैरों की उंगलियों में सूजन और लालपन, ये समस्याएं हो सकती हैं। वहीं जिनकी त्वचा अधिक संवेदनशील है, उनमें इस मौसम में त्वचा की समस्याएं बढ़ सकती हैं। सर्दियों में खुजली, सोरासिस और एक्टोपिक डर्मेटाइटिस जैसी समस्याओं की संभावना भी होती है। सर्दियों के मौसम में अपनी त्वचा की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार कैसा है, पानी और तरल पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं या नहीं, और जीवन शैली कैसी है, ये सभी कारक त्वचा को प्रभावित कर सकते हैं। पहले अपनी स्किन पर नहाने के बाद ज़रूर कोई मॉइस्चराइज़र, नारियल का तेल आप बाथरूम में ही रखें, या कोई भी पैराफिन, ये जो वाइट सॉफ्ट पैराफिन वैसलीन है, इसे लगाएं नहाने के इमीडिएटली बाद, ताकि जो मॉइस्चर है, पानी है, वो नमी हमारी त्वचा में सील हो जाए, बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्टेप है कि आप वुलन अपने स्किन के डायरेक्टली कांटेक्ट में ना पहने। पहले आप कॉटन की एक लेयर पहने, उसके ऊपर आप कोई भी वूलन कपड़ा इस्तेमाल करें। पानी खूब पिएं, क्योंकि हाइड्रेशन से क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं, त्वचा टाइट रहती है। और जिन लोगों को सन एलर्जी की समस्या है तो उनको सनस्क्रीन भी अपने चेहरे पर, खुले हिस्से पर पहनना बहुत ज़रूरी है। वार्म लिक्विड्स लें, एक्सरसाइज करें, हाथ पैर आप चलाएं, आप सिंपल वॉक कर सकते हैं,
योगा कर सकते हैं जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। आप विटामिन्स भी ले सकते हैं। आप फ्रूट्स जो हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, उसका इस्तेमाल करें, नट्स खाएं। यदि आप त्वचा की समस्याओं से बचाव करना चाहते हैं तो त्वचा की देखभाल करें जिससे सर्दियों के मौसम में आपकी त्वचा का निखार कायम रहे। सर्दियों के मौसम में अपने त्वचा की देखभाल करना आवश्यक है। ऐसा करने से न सिर्फ आप त्वचा की समस्याओं से बच सकते हैं बल्कि सर्दियों के मौसम में भी बेदाग और निखरी त्वचा पा सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य क्रम में ही बात अब योग की। योग समग्र प्राणियों के लिए विधाता का वरदान है। समस्या कितनी भी जटिल हो पर समाधान की दिशा योग में मिल ही जाती है। बस हमारे इस समाधान की भावना शुद्ध होनी चाहिए। संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से विश्वास के साथ यौगिक अभ्यासों को अपनाने की। थकान आजकल हम सबके लिए समस्या बन गई है। बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध, सभी थकान के शिकार होते हैं। तो आइए देखते हैं थकान को दूर करने और ऊर्जा बढ़ाने वाले कुछ योगासनों को आज के योग प्रभाग में। आज हमारा विषय है शारीरिक थकावट को कम करना शरीर में एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो शरीर में एनर्जी बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छा आसन है वो है सूर्य नमस्कार। आइए 12 आसन सूर्य नमस्कार के कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले खड़े हो जाएंगे पैर ज्वाइंट करके नमस्ते मुद्रा में। तो नमस्कार आसन, श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन। फिर धीरे से दाहिने पैर के पीछे लेंगे, अश्व संचलन आसन। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। अब यहाँ से सीधे अष्टांग नमस्कार में आएंगे। नी नीचे लाएंगे, चेस्ट नीचे लाएंगे, अष्टांग नमस्कार। फिर श्वास भरते हुए धीरे से भुजंगासन, ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन में प्रयत्न करेंगे कि दोनों हील आपके जमीन पर टच हो। फिर धीरे से दाहिने पैर को उठाएंगे, श्वास भरते हुए सामने रखेंगे, अश्व संचलन आसन। फिर बाएं पैर को श्वास छोड़ते हुए लाएंगे, फिर से हस्तपाद आसन। फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, हस्त उत्तानासन। और फिर श्वास छोड़ते हुए नमस्कार आसन। इस तरह से 12 आसन करने से सूर्य नमस्कार कंप्लीट होता है। और सूर्य नमस्कार के इस तरह से 10 से 12 आसन 12 बार करने से शरीर में बहुत एनर्जी आ जाती है। आइए कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र सिंह। नमस्कार। हम अगर एनर्जी लो फील करते हैं तो एक बात निश्चित है कि आप शरीर में समय समय पर खाना नहीं डाल रहे। बहुत ज़रूरी है कि टाइम निश्चित करें खाना खाने का और समय पर खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। दूसरा, शरीर को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, इसलिए प्रॉपर पानी का प्रोपोर्शन भी उतना ही ज़रूरी है, खाने से भी ज़्यादा। और इसीलिए हर आधे घंटे थोड़ा सा गर्म पानी सिप कर लें, उससे एनर्जी बढ़ेगी। सवेरे उठते से ही अगर आपने एक गिलास गुनगुना नींबू पानी लिया हो, उसके अंदर थोड़ा शहद और हल्दी और थोड़ा सा अदरक डाला हो, आंवला डाला हो, तो काफ़ी एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि एक टॉनिक की तरह काम करेगा। रात को सोते वक्त कम से कम 1 घंटा पहले रात का भोजन हो जाना चाहिए। रादर 2 घंटा पहले हो तो और भी अच्छा है। 1 घंटा पहले स्क्रीन व्रीन वगैरह देखना बंद करें, कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा लिखें, उससे शरीर की एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि विचार अच्छे आएंगे। तो यही सब ध्यान देना है, कोशिश करते रहें। नमस्कार। कार्यक्रम में योग प्रभाग के बाद अब समय संस्कृत संबंधी सूत्रों को जानने व समझने का। व्यावहारिक प्रयोगों के चलते कई बार हम सिद्धांतों को अनदेखा कर जाते हैं और परिणामतः गलत प्रयोग कर बैठते हैं। इसी संदर्भ में कुछ शब्दों की शुद्धता, उच्चारण एवं प्रयोगों को संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र।
नमोस्तु सर्वेभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाम्। अहमस्मि भवत्सम्मुखम् उपस्थितः नारायणदत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि। देखिए, हिंदी आदि भाषाओं से प्रभावित होकर, बल्कि यह कहें कि संस्कृत की मूल प्रकृति को न जानने के कारण हम में से कई सिंचन इस शब्द का कर जाया करते हैं प्रयोग, जो कि है संस्कृत भाषा की, उसके व्याकरण की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल। वस्तुतः सिच धातु से ल्युट प्रत्यय के प्रयोग के बाद संधि के साथ शब्द व्यवहार होता है सेचन या सेचनम का, न कि सिंचनम का। पर इन दिनों क्योंकि हिंदी आदि भाषाओं में सिंचन इस शब्द का इतना प्रयोग, बल्कि दुष्प्रयोग दिख रहा है कि संस्कृत प्रयोक्ता भी संदेह में आ या अनवधान में रह सिंचन या सिंचनम जैसे प्रयोग ही शुद्ध मानने लगे हैं। तो हम न करें सिंचन या सिंचनम का प्रयोग, और ऐसे प्रयोगों को देखते ही सेचन या सेचनम यह है शुद्ध स्वरूप, यह हम बताया करें तो अवश्य ही संस्कृत शब्द परक यह शुद्धि हमें प्रयोग में नहीं मिला करेगी। हाँ, सिंचन शब्द से ही मिलता जुलता शब्द हमें प्राप्त होता है संस्कृत वाङ्मय में, और वह है सिंचन। पर यह शब्द ल्युट प्रत्यय के साथ नहीं, अपितु शत्र प्रत्यय के साथ अर्थात अर्ध नकार के साथ निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सेचन करता हुआ। तो सिंचन और सेचन के भेद को समझने के बाद, या कहें कि शब्दगत शुद्धि के परिज्ञान के बाद, सिंचन और सिंचन के भेद को भी रखें अपने संज्ञान में आप, यह हम आपसे अवश्य ही अपेक्षा करेंगे। और ऐसे ही सिंचित शब्द का भी प्रयोग हिंदी आदि भाषाओं में हमें दिख पड़ता है, जबकि इसका शुद्ध स्वरूप तो सिक्त ही है। यह शब्द के मूल धातु और प्रत्यय के साथ की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखा जाए तो अवश्य ही सिंचित का प्रयोग हम नहीं करेंगे, चाहे इस शब्द का हम किसी भी भाषा में प्रयोग कर लें। वैसे प्रेरणार्थकता के साथ सेचित यह यथा कथनचित सिंचित शब्द के साथ साम्य रखने वाला शब्द अवश्य है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर इस ध्यान के साथ इसका संज्ञान अत्यावश्यक है कि हम सिक्त या तथाकथित सिंचित और सेचित के अर्थगत भेद को समझ सकें। तो आइए आज जाने गए शुद्ध स्वरूपों के प्रति रहे हमारा अधिक अवधान एतदर्थ कर लेते हैं कुछ वाक्यों का प्रयोग भी। जैसे हिंदी में कहना हो कि अच्छी फसलों के लिए खेतों में सेचन अर्थात जल देना अनिवार्य होता है। इसे संस्कृत में हम कहेंगे सम्यक सस्यानां कृते क्षेत्रेषु सेचनम अनिवार्यम भवति। यहाँ ध्यान रखिए, सिंचन नहीं सेचन ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सिंचन और सेचन का जो उसके बीच का जो तात्विक अंतर होता है वह क्या होता है। ऐसे ही अगला वाक्य देख लेते हैं। यह खेत जल से सिक्त अर्थात भीगा है। इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् क्षेत्रम जलेन सिक्तमस्ति। यहाँ पुनः ध्यान रखिए कि सिंचित नहीं सिक्त ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। खेत को सींचता हुआ जो किसान है वह श्रमिक भी है। इसे संस्कृत में कहेंगे क्षेत्रम सिंचन यह कृषकः अस्ति असौ श्रमिकः अपि अस्ति। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि सिंचन नहीं सेचन है शुद्ध शब्द, ऐसे ही सिंचित नहीं सिक्त है शुद्ध शब्द। और साथ ही आपने आज जाना कि सिंचित और सेचित इन दो शब्दों में क्या है शब्दगत साम्य, पर अंततः कौन सा शब्द है सर्वथा शुद्ध। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। इति सविनयम निवेदयन् नौमि शुद्ध प्रयोक्तारम संस्कृत वृंदम।
और संस्कृत पाठशाला के साथ कार्यक्रम में अपनी विभिन्न प्रस्तुतियों के अनंतर आज यहीं लेते हैं विराम। मुझे व सुप्रभातम कार्यक्रम के मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति। सुप्रभातम कार्यक्रम में कल पुनः होगी आप सभी से भेंट। तब तक आप करते रहिए प्रदर्शित सामग्री का चिंतन और देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार, नमो नमः।